Hello students, welcome to the online classes of Genius Public Inter College. In this video, we are gonna study of class 10th Economics Understanding Development, chapter number 1st, that is development. Before starting the chapter, let us refresh our memory about what is economics. अपने क्लास 9th में भी इकोनॉमिक्स पढ़ा था. सो इकोनॉमिक्स बस एक छोटा सा रिव्यू देख लेते हैं कि आखिर इकोनॉमिक्स होती क्या है. सो इन द इनिशियल स्टेज हम ये समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक्स ह्यूमन बीइंग के उस बिहेवियर की स्टडी है जिसमें हम वो सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट इज़ प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड ऑल दैट एक्टिविटीज़. हाँ, कोई भी ह्यूमन बींग्स अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहा है फॉर द सर्वाइवल जिसमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं, वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं. और इकोनॉमिक्स ये वो ब्रांच है जो इन एक्टिविटीज़ की स्टडी करती है कि ये आखिर हम अपने कंजम्पशन को किस तरह करें, क्योंकि हमें पता है हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, स्कार्स हैं. स्कार्स यानी कि लिमिटेड हैं, बहुत कम रिसोर्सेज हैं, बट हमारी वांट्स क्या हैं, अनलिमिटेड हैं. तो हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से किस तरह कंप्लीट करेंगे, या हम कौन से ऐसे मेथड्स हैं या कौन से ऐसे सैक्रिफाइसेस हैं जो करते हैं, या कहाँ पे ऐसे एडजस्टमेंट करते हैं, ये सारी की सारी स्टडी हमारा इकोनॉमिक्स के अंडर में आता है. ये आप लोग प्रीवियसली पढ़ चुके हैं. इस क्लास में हम इस चैप्टर में हम जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डेवलपमेंट. डेवलपमेंट बेसिकली डेवलपमेंट अगर हम कह लें तो डेवलपमेंट इट इज़ अ process of growth. In simple language, development is nothing but the process of growth in terms of maturity and advancement. अगर हम किसी भी तरीके से अपने अंदर किसी भी एट्रीब्यूट में अगर हम मैच्योरिटी ला रहे हैं या हम एडवांस बन रहे हैं, हमारे अंदर कोई ग्रोथ आ रहा है, सो दैट इज़ द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट. वो ये डेवलपमेंट हमारा हाइट में, हमारे वेट में, हमारी नॉलेज में, हमारे सर्वाइवल के तरीके पे, या फिर हमारा लाइफ स्पेंड का तरीका कैसा है, हमारी इनकम पे, कई अलग अलग चीज़ों पे बेस्ड होता है. तो ये जो ग्रोथ है, और ये ग्रोथ हमारा किस डायरेक्शन में होगा, इट इज़ टुवर्ड्स द मैच्योरिटी एंड अवर एडवांसमेंट. ये तो हमारा नॉर्मल डेवलपमेंट का क्या टर्म मतलब होता है वो है. लेकिन अगर हम इसी डेवलपमेंट को अगर हम इकोनॉमिक्स के टर्म्स में लें, तो डेवलपमेंट का मतलब किसी भी पर्सन का, कोई भी पर्सन डेवलपमेंट लाइक ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे पर्सन एक हैप्पी लाइफ स्पेंड करता है विद कंप्लीटिंग, और विद कोई भी पर्सन अपनी हैप्पी लाइफ स्पेंड करता है या फिर अपनी लाइफ हैप्पीली स्पेंड करता है विद फुलफिलिंग हिज और हर, विद फुलफिलिंग देयर ऑल मटेरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट. अपनी सारी मटेरियलिस्टिक वांट्स या डिमांड्स को कंप्लीट करके कोई भी पर्सन अगर हैप्पीली अपनी लाइफ जी रहा है, दैट इज़ द डेवलपमेंट. अब ये हैप्पीली लाइफ का मतलब इसमें हमारे कई एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, यानी कि जो हमें चाहिए हम वो खरीद सकते हों, राइट, दैट इज़ मटेरियलिस्टिक. हमें मटेरियल की ज़रूरत हो, इफ़ वी वांट समथिंग वी आर गेटिंग इट, दैट इज़ द मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स. अब ये मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स किसी भी चीज़ की भी हो सकती है. इट कैन बी द फोन, द क्लोथ्स, द बिग हाउस, डेवलप पोजीशंस, एनीथिंग. लेकिन इसके साथ ही साथ हैप्पीली लाइफ के लिए हमारे पास प्रॉपर हेल्थ, प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं विच कम्स इन डेवलपमेंट प्रोसेस. अब मूविंग ऑन द फर्दर चैप्टर, हमारे पास एक टर्म है आप लोगों की बुक में, दैट इज़ डेवलपमेंट गोल्स. आखिर ये डेवलपमेंट के गोल्स क्या क्या हैं? तो अलग अलग पर्सन के जो डेवलपमेंट गोल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी कि हम किस तरीके से अपने डेवलपमेंट को मेजर करते हैं, हम अपनी लाइफ में क्या क्या एडवांसमेंट चाहते हैं. ये हर एक पर्सन के लिए, हर एक इंडिविजुअल, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स. दैट इज़ द मेजर थिंग कि जितने भी डिफरेंट गोल्स आर डिज़ायर्ड बाय डिफरेंट पीपल. अगर लोग अलग हैं तो उनका डेवलपमेंट का नज़रिया, उनका डेवलपमेंट का या उनका एडवांसमेंट का जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें अलग होंगी. फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं फार्मर्स का, ठीक है ना. अगर कोई भी फार्मर है, फार्मर्स अगर मान लीजिए कोई एक लैंडलेस लेबर है, ठीक है ना, कोई एक ऐसा लेबर है जिसके पास कोई लैंड नहीं है, क्लियर, कोई एक लैंडलेस लेबर है जो कि किसी के खेत में काम कर रहा है, तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या है
ही विल वांट कि उसे रेगुलर वर्क मिले, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था क्लास 9th में अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर में कि अनएम्प्लॉयमेंट गांव में या रूरल एरिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो सीजनल होती है, क्योंकि खेती का काम करते हो, खेती का काम कुछ सीज़न में बहुत ज़्यादा होता है, कुछ सीज़न में नहीं मिलता है। तो जितने भी लैंडलेस लेबर हैं दे वांट कि हमें कितना ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर वर्क मिले विद हाई वेजेस, ठीक है ना। वो क्या चाहते हैं कि उनका जो काम है उन्हें प्रॉपर काम मिलता रहे, रेगुलर वर्क मिले हाई वेजेस के साथ ही साथ वो चाहते हैं कि उनके यहाँ पे एक कोई लोकल स्कूल अवेलेबल हो दैट प्रोवाइड्स क्वालिफाइड या क्वालिटी एजुकेशन, कोई ऐसा स्कूल हो जहाँ पे लोकली स्कूल मिल जाए, उन्हें बहुत दूर ना उन्हें अपने बच्चों को भेजना पड़े, एक ऐसा लोकली स्कूल हो जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। एज वेल एज दे वांट दैट द हेल्थ ऑफ देयर चिल्ड्रंस, ठीक है ना, अपने बच्चों की अपनी हेल्थ के लिए भी वो चाहते हैं कि उनकी हेल्थ सही रहे। अब यहीं पे मान लीजिए कोई थोड़ा सा प्रॉस्पेरस आपका फार्मर है जिसके पास कुछ फील्ड्स वगैरह खुद के नाम की हैं या खुद की हैं जिसमें वो फार्मिंग का काम करा रहा है। अब ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि इसके पास इसको चीप लेबर मिले, ठीक है ना। यू आर सीइंग द कॉन्ट्राडिक्शन है दैट द लैंडलेस लेबर्स क्या चाहते हैं कि उन्हें हाई वेज मिले, और प्रॉस्परस जो फार्मर अपने यहाँ को लोगों को काम करा रहे हैं वो क्या चाहते हैं कि उन्हें चीप लेबर मिले, उन्हें क्रॉप्स का जो प्राइस है, जो भी क्रॉप्स का प्राइस है वो हाई रहे, ठीक है ना। एज वेल एज दे वांट कि उनकी फैमिली की हाई इनकम ऑफ फैमिली हो, उनकी जो इनकम होनी है फैमिली की वो हाई रेट पे हो। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग, अब देखिए फार्मर ही है, अलग अलग है, लेकिन इनका डेवलपमेंट का जो एट्रीब्यूशन है, जो इनका क्राइटेरिया वो अलग है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक रिच पर्सन है, किसी बड़े घर की कोई एक गर्ल है, लड़की है, ठीक है ना, उसके घर में सब कुछ है, इनकम है, सब कुछ है, वो क्या चाहती है, शी वॉन्ट्स अ फ्रीडम, कि उसे फ्रीडम ऑफ चॉइस, वो ये चाहती है कि वो अपने हिसाब से चीज़ों को चूज़ कर सकें, दैट इज़ व्हाट शी वांट्स। सो दैट फॉर हर दैट इज़ हर डेवलपमेंट इज़, कि हम अपने आप से चूज़ कर सकें कि हम क्या चाहते हैं। हमें क्या होता है कि डेवलपमेंट का हर एक अलग अलग स्टेज, सो इनसे हमें ये समझ में आ रहा है कि हर एक अलग इंडिविजुअल पर्सन का अलग डेवलपमेंट गोल होता है। हमारे लिए डेवलपमेंट की डेफिनेशन अलग होगी, दूसरे पर्सन के लिए वही डेफिनेशन अलग होगी, लेकिन इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है। चीज़ें क्या हैं, इन्हें भी इनकम चाहिए, ठीक है ना, चाहे वो लैंडलेस लेबर हो, चाहे वो प्रॉस्पेरियस फार्मर्स हो, चाहे वो कोई रिच पर्सन गर्ल हो। रिच पर्सन गर्ल भी फ्रीडम ऑफ चॉइस क्यों चाहती, ताकि वो अपनी पसंद का एम्प्लॉयमेंट अपनी पसंद के तरीके से रह सकें, राइट। सो दैट इज़ वाई इसमें कॉमन क्या हमें मिल रहा है, इनकम। हम सबसे पहले क्या चाहते हैं, दैट इज़ द लाइक द बेसिक रिक्वायरमेंट, किसी भी पर्सन की, किसी भी सोसाइटी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है इनकम, टू अर्न अ वेल्थ। अब क्योंकि इनकम ही लाइक ये एक इनकम दैट इज़ द मनी, ठीक है ना, इनकम का मतलब क्या आपकी मनी है, और मनी ही एक ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिससे के थ्रू हम कुछ भी परचेज़ कर सकते हैं, कुछ भी बाई कर सकते हैं। इसके बाद जब हमारे पास इनकम आ जाती है, इसके साथ साथ हमें और भी चीज़ें चाहिए होती हैं, दैट इज़ आफ्टर इनकम वी वांट व्हाट, सिक्योरिटी, कि ये जो इनकम है ना वो हमारे पास बनी रहे, सिक्योर रहे, हमारे पास एक सिक्योरिटी होनी चाहिए कि जो हमारे पास है वो हमारा ही है, उसे हमें कोई छीन नहीं लेगा, राइट। एंड आफ्टर सिक्योरिटी कम्स फ्रीडम, व्हाट वी वांट इज़ द फ्रीडम, कि हमें फ्रीडम ऑफ चॉइस मिल सके अलग अलग पर्सन की, कि हम अगर कोई काम करना चाहते तो हमारे पास उसकी फ्रीडम हो। एंड देन इट कम्स विद सेल्फ रिस्पेक्ट और इक्वालिटी। आफ्टर दैट व्हाट वी वांट इज़ द सेल्फ रिस्पेक्ट और इक्वालिटी। ये चीज़ें जो हैं वो बढ़ती जाती हैं विद अब अलग अलग पर्सन के लिए ये जो फ्रीडम है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, इनकम है, रिक्वायरमेंट है, ये सारी रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होंगी। किसी के लिए इनकम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, किसी के लिए सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और किसी के लिए फ्रीडम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो अलग अलग पर्सन को चाहिए, बट दैट इज़ देयर, कि ये उनके डेवलपमेंट का जो डेफिनेशन है वो उनके अलग पर्सन पे डिपेंड करता है। नाउ मूविंग ऑन विद द चैप्टर इन टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, तो बेसिकली हमने बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट जो बेसिक चाहिए होता है वो क्या है, इनकम, यानी कि हायर इनकम, और ये इनकम हमें मिलेगी कहाँ से, जॉब से,
राइट। बट कई बार क्या होता है कि हम इस हमारे जॉब में जो इनकम मिल रही है या सैलरी मिल रही है वो भी डिपेंड करती है। ज़रूरी नहीं है कि हमें जो हायर सैलरी या हायर पेमेंट की जो जॉब मिल जाए हम उसे ही चूज़ कर लें। कई अलग फैक्टर्स भी होते हैं, कई फैक्टर्स होते हैं जो हमारी जॉब की चॉइस को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ एटमॉस्फेयर ऑफ द वर्क प्लेस, यानी कि वर्क प्लेस दैट इज़ द प्लेस वेयर वी आर वर्किंग और द प्लेस वेयर वी आर डूइंग आवर जॉब। तो हम जिस भी एटमॉस्फेयर में काम कर रहे हैं, जो भी हमारी वर्क प्लेस है, उसका एटमॉस्फेयर भी काफ़ी माइंडफुल आता है। देन व्हाट कम्स इज़ द फैमिली। ठीक है, कई बार क्या होता है कुछ लोगों के फैमिली में ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिसमें वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकते हैं। दे हैव टू टेक देयर फैमिलीज और दे हैव टू बी विद देयर फैमिलीज। वो डिस्टेंस नहीं कवर कर सकते हैं। कई बार क्या होता है माइग्रेशन वाली चीज़ें आ जाती है, एक जगह से दूसरी, माइग्रेशन मीन्स अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाना। ठीक है, जो बर्ड्स माइग्रेट करती हैं दैट इट सेम्स विद द पीपल टू। होता है ना, कई बार आपने देखा होगा कि गाँव के लोग हैं वो अपने गाँव को छोड़ के दिल्ली में, मुंबई में, गुजरात में, बैंगलोर में काम कर रहे हैं, दैट इज़ द माइग्रेशन। तो कई बार ये माइग्रेशन नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ द फैमिली। एंड एक और एट्रीब्यूट आता है दैट इज़ सिक्योरिटी। ठीक है ना, कई बार क्या होता है कि हमें पता है कि मान लीजिए आपको एक जॉब मिल रही है विद 50,000 पर मंथ। ठीक है, हमें सैलरी मिल रही है 50,000 पर मंथ, लेकिन इस जॉब के साथ हमें कोई सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई अश्योरेंस नहीं है कि हमारी जॉब आज है या नहीं रहेगी, या फिर हमें इसमें कोई मेडिकल हेल्प नहीं मिल रही है। बट एट द सेम टाइम मान लीजिए कि हमें एक दूसरी जॉब का ऑफर है जहाँ पे हमें 40,000 रुपीज़ पर मंथ मिल रहे हैं, बट वी हैव द अश्योरेंस कि हमारी ये जॉब रहेगी, अगर हम एक काम कर रहे हैं तो ये जॉब हमारी रहेगी। एज वेल एज अगर किसी भी तरीके का कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम जॉब नहीं कर सकते हैं, इवन इन दैट सिचुएशन वी आर गेटिंग सम प्रोविजंस और सम काइंड ऑफ पेंशन टू हेल्प अस एंड आवर फैमिली इन द फ्यूचर। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास सिक्योरिटी का ऑप्शन है। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ 50,000 जहाँ पे हमें इनकम ज़्यादा मिल रही है, हम किसको चूज़ कर लेते हैं, कई बार इस 40,000 को ही चूज़ कर लेते हैं। तो हमारी जॉब की जो चॉइस है या फिर हमारा जो इनकम का ही है, तो ये फैक्टर यहाँ पे बेसिकली इसलिए ये था कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार इनकम हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट हो। कई बार हमारे लिए सिक्योरिटी, हमारी फ्रीडम, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, ये चीज़ें भी इनकम से हायर हो जाती हैं। बट इनकम इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट, बिना इनकम के कुछ भी नहीं होने वाला है, राइट। तो यहाँ तक तो बातें हो गई इंडिविजुअल पर्सन की कि एक इंडिविजुअल पर्सन को क्या चाहिए होता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसका डेवलपमेंट गोल क्या है। अगर हम इसी को एक नेशनल लेवल पे बात करें कि आखिर एक नेशनल डेवलपमेंट कैसे होगा, किसी एक पूरे कंट्री का डेवलपमेंट को हम कैसे मेजर करेंगे। पर हमने एक पर्सन की, चलिए हमने एक पर्सन का अगर डेवलपमेंट मानना था, तो जो हमें चाहिए, इफ़ वी वांट समथिंग एंड वी आर गेटिंग इट, दैट इज़ आवर डेवलपमेंट। ओके, हमारे पास इनकम थी, हमें जो चाहिए था हमें मिल रहा है, दैट इज़ आवर डेवलपमेंट। ये हमारा डेवलपमेंट हो गया। हमारी इनकम अच्छी है, हम हायर एजुकेशन ले सकते हैं, हमारी इनकम अच्छी है तो हम हायर अच्छे खासे हॉस्पिटल्स में अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो ये तो सिंपल एट्रीब्यूट हो गया कि एक तरीका, एक पैरामीटर हो गया जिससे हम इंडिविजुअल की डेवलपमेंट को नाप सकते हैं। बट व्हाट अबाउट द नेशनल डेवलपमेंट, एक कंट्री के डेवलपमेंट को क्या हम इनकम के थ्रू ही नापा जा सकता है? चलिए इंडिविजुअल का था तो समझ में आ रहा है। अगर हम एक काम कर सकते हैं कि एक कंट्री में जितने भी एक इंडिविजुअल की, तो उस इंडिविजुअल के डेवलपमेंट को हमने उसकी इनकम से नाप लिया, ठीक है ना, उसकी इनकम जितनी ज़्यादा थी उसका उतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। तो हम एक नेशनल, एक कंट्री की या एक पूरे नेशन की अगर हम डेवलपमेंट को हम नापना चाहते हैं या मेजर करना चाहते हैं, तो हम जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है, उसको ऐड कर दें, सबको जोड़ दें, तो क्या हमें एक प्रॉपर एट्रीब्यूट मिल जाएगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कि कंट्री डेवलप्ड है या नहीं है। जैसे हम लोग, अच्छा, हम ये सारी चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा दैट इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, अमेरिका इज़ अ डेवलप्ड कंट्री एंड ईरान इज़ अ अंडर डेवलप्ड कंट्री। तो ये डेवलप्ड, डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड, आखिर हम ये कैसे पता कर रहे हैं कि ये चीज़ें, कोई ये कंट्री डेवलप्ड है, नहीं है, या डेवलपिंग स्टेज पे है? इन चीज़ों को पता करने के लिए हमारे पास कोई मेजरिंग यूनिट होनी चाहिए ना।
आखिर अच्छा ठीक है, मेरा वेट ज़्यादा है तो मैंने मुझे अपना वेट नहीं समझ में आता, मुझे नहीं पता, मैंने किसी हम मेजरिंग क्या कहते हैं वेइंग स्केल पे चढ़े, वहाँ पे मुझे 70 किलोग्राम दिखा दिया, तो ओ तेरी ये तो मेरा वेट ज़्यादा हो गया भाई, मेरे को तो पता चल गया कि मेरा वेट ज़्यादा है। अब हाइट नापनी है तो हमें यहाँ से समझ में आ रहा, अब मैं 30,000 अर्न कर रही हूँ पर मंथ, तो ठीक है, अच्छा मेरा इनकम अच्छा है। कोई 15,000 अर्न कर रहा है तो उसका इनकम ठीक है, राइट। तो यहाँ पे हमारा डेवलपमेंट समझ में आ जा रहा है कि मेरा हेल्थ अच्छा है, मेरा हीमोग्लोबिन अच्छा है, मैं समझ में आ रहा है। लेकिन एक नेशन का डेवलपमेंट करना, एक नेशन का डेवलपमेंट चेकआउट मेजर करना, दैट इज़ द डिफरेंट सिचुएशन कि अगर हम पूरे की पूरी कंट्री का या एक स्टेट का ही अगर हमें मेजर करना है कि वो डेवलप है या नहीं है, तो उसके लिए कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है ना। तो उसमें से एक एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे क्या लिया कि भैया एक इनकम, इंडिविजुअल का हमें मेजर करना है तो उसके लिए तो इनकम है, तो हम क्या करें, पूरे के पूरे कंट्री में जितने इंडिविजुअल्स हैं उनकी इनकम को ऐड कर दें तो हमारा नेशन की इनकम निकल आएगी। यही तो होता है, नेशन इज एक कंट्री क्या है, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, वहाँ की जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का जो लैंड है, जो प्लांट्स है, ये तो नेशन है। तो हमने क्या किया कि जितनी भी लोग रह रहे हैं उनकी सबकी इनकम को ऐड कर दिया, तो हमें क्या निकल आई, पूरी की पूरी एक कंट्री की इनकम निकल आई, एक नेशनल इनकम निकल आई। लेकिन क्या ये कंप्लीट जो नेशनल इनकम हमारी आ रही है, इज़ दैट इज़ लाइक, क्या ये प्रॉपर पैरामीटर मान सकते हैं हम कैलकुलेशन का? क्योंकि मान लीजिए, चलिए हमारे यहाँ पे क्या निकला, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मान लीजिए हमारे यहाँ की पॉपुलेशन कम थी, ठीक, पॉपुलेशन कम थी, तो अगर लोग ज़्यादा भी अर्न कर रहे हैं तो वो क्या होगा, कम ही हमारे पास जो हमारा टोटल होगा वो कम आएगा। लेकिन अगर किसी और कोई और कंट्री है, मान लीजिए चाइना ही है, वहाँ पे ढेर सारी पॉपुलेशन है, कई सारे लोग हैं, पॉपुलेशन वहाँ की ज़्यादा है, वहाँ पे लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, करेक्ट, उनको हम ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली कि उनकी नेशनल इनकम ज़्यादा हो जाएगी। तो ये कोई एक प्रॉपर पैरामीटर नहीं समझ में आ रहा है। तो हमने क्या किया कि इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम, पूरे देश की इनकम को हम कैलकुलेट करने के बजाय हमने क्या अडेप्ट कर लिया, पर कैपिटा इनकम। व्हाट इज़ पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम इज़ नथिंग बट हमने क्या किया, जितनी हमारी नेशनल इनकम थी, क्लियर, जितने भी लोग हमारे यहाँ पे, जो भी हमारी कंप्लीट नेशनल इनकम थी, सबकी इनकम जोड़ने के बाद जो हमारी इनकम आई, उसको हमने डिवाइड कर दिया अपनी टोटल पॉपुलेशन से। ठीक है, हमने क्या किया, जो हमारी टोटल इनकम आ रही थी उसको हमने डिवाइड कर दिया अपनी टोटल पॉपुलेशन से। तो इससे हमें क्या निकल जाएगा कि हर इंडिविजुअल पर्सन की इनकम कितनी है, दैट इज पर कैपिटा इनकम। क्लियर? अब पर कैपिटा इनकम का तरीका तो समझ में आ गया कि हमने क्या किया, नेशनल इनकम को डिवाइड कर दिया टोटल पॉपुलेशन से, तो एवरेज हमारे पास इनकम निकल आई, यानी कि एक इंडिविजुअल पर्सन की कितनी इनकम हो रही है। इस पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेशन के लिए 2016 में ये दिया गया था कि किसी भी कंट्री की अगर एक पर एनम, किसी भी कंट्री की अगर पर एनम इनकम 12,236 US डॉलर है, ठीक है ना, पर एनम इनकम किसी भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम हर साल अगर 12,236 है, तो हम मानेंगे कि ये जो कंट्री थी वो क्या थी, रिच थी। क्लियर? फिर दूसरा क्या हमारा कैटेगरी आया था कि अगर पर एनमली ही किसी कंट्री की जो इनकम है पर कैपिटा वो US डॉलर 1008 है, कितना पर कैपिटा इनकम US डॉलर 1008 है, तो वो हमारा लो इनकम कंट्री मानी जाएगी। और अगर इसके बीच की है देन दैट विल बी आर मिडिल क्लास, समझ लिया जाए कि मिडिल अर्निंग नेशन है। अब यहाँ पे अर्निंग तो आ गई, ठीक है, हमारे पास कितनी अर्निंग है, कितना हम स्पेंड कर सकते हैं, कितना हमारा पर पॉपुलेशन के पास स्पेंड करने के लिए मनी है, ठीक है। लेकिन क्या अभी भी ये कंप्लीट हमें एक ट्रांसपेरेंट फिगर दे रहा है? क्या ये ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी? इसको समझने के लिए देखिए, आपके स्क्रीन पे एक ग्राफ आया है जिसमें हरियाणा की इनकम है 1,62,034, केरला की है 1,55,516 एंड बिहार की है 34,168। अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट सबसे ज़्यादा इनकम हरियाणा की है, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि हरियाणा सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, और सबसे कम है बिहार की, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि बिहार का सबसे कम है। क्लियर? सिंपल है। बट ट्विस्ट देखिए, कहानी में अब आता है ट्विस्ट कैसे आया, सी द नेक्स्ट ग्राफ में देखिए
यहाँ पे आपको 3 एट्रीब्यूट्स दिख रहे हैं. द फर्स्ट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सेकेंड इज लिटरेसी रेट, एंड थर्ड इज नेट अटेंडेंस या अटेंडेंस रेशियो. क्लियर? ये 3 आखिर होते क्या हैं? फर्स्ट इज IMR यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि 1 साल से कम जन्म लिए हुए वाले बच्चों का जो 1000 हर 100 में से कितने बच्चे हैं जिनकी डेथ हो जाती है, जिनकी उम्र 1 साल से कम होती है. दैट इज़ द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. सेकेंड है लिटरेसी रेट. लिटरेसी रेट का मतलब कि पर एक लोकेलिटी की या एक प्लेस के कितने % लोग हैं जो कि एजुकेटेड, जो कि लिटरेट हैं. लिटरेट इन सेंस कि उन्हें दे कैन रीड एंड दे कैन राइट. दैट इज. एंड नेक्स्ट इज नेट अटेंडेंस रेशियो. What is net attendance ratio? Net attendance ratio is calculated on the school. यानी कि कितने % बच्चे हैं जो कि या किस रेशियो में बच्चे हैं जो कि स्कूल को अटेन कर रहे हैं. क्लियर? इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखिए हरियाणा में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है दैट इज़ 36. यानी इन एवरी 100 चाइल्ड देयर आर 36 डेथ केसेस दैट इज़ बिलो द एज ऑफ 1. In Kerala that is just 12 and in Bihar that is 42. Now comes the literacy rate. Literacy rate of Haryana is 82 while in Kerala that is 94 and right now it's near about 99 on 100. This data is of like past date. And then in Bihar that is 62. Attendance ratio देख लीजिए. हरियाणा का अटेंडेंस रेशियो सिर्फ 61 है वेयर एज केरला का 83 है एंड इन बिहार दैट इज़ 43. तो अब इस स्टार्ट को देखने के बाद हमें ये समझ में आ रहा है थोड़ा सा कि चीज़ें उतनी भी क्लियर नहीं थी जितनी हमें पर कैपिटा इनकम से पता चल रही थी. क्योंकि इन द सेकेंड चार्ट हमें ये समझ में आ रहा है कि केरला इज़ फार मोर डेवलप्ड देन हरियाणा. क्लियर? हमें सिर्फ इनकम नहीं चाहिए, उस इनकम को हम किस तरीके से स्पेंड करें, उस इनकम को हम किस तरीके से स्पेंड करें ये भी इम्पोर्टेंट है. एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए किसी घर का इनकम एक महीने का वहाँ पे 2 लाख रुपए इनकम है, लेकिन उस घर के लोगों की हालत ये है कि वहाँ पे लड़कियाँ पढ़ती नहीं हैं, बच्चे बीमार रहते हैं. क्लियर? आपस में लड़ाई झगड़ा या एटमॉस्फेयर नहीं अच्छा है, आसपास कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, लोग बीमार रहते हैं. तो क्या वो घर डेवलप्ड कहलाएगा? इवन दो द इनकम इज़ लाइक 2000 पर मंथ. इनकम 2000 पर मंथ है, लेकिन क्या वो घर डेवलप्ड कहलाएगा? अकॉर्डिंग टू मी नो, इट्स नॉट. अकॉर्डिंग टू यू, आप जैसा आप समझो. मुझे भी नहीं लगता कि आप में से कोई भी ऐसा कहेगा. तो इनकम के बजाय, इनकम के अलावा भी कई ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हमारे लिए डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए इम्पॉर्टेंट है. हमारे पास कितना पैसा है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ हम उस पैसे को किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं. और ये यूटिलाइजेशन डिपेंड करता है कि हमारी लोकेलिटी कैसी है, हमारे लोकल जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो कैसा है, हमारे यहाँ की हेल्थ सिस्टम कैसी है, हमारे यहाँ की एजुकेशन सिस्टम कैसी है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूशन फ्री है या नहीं है. दीज आर द थिंग्स दैट डू कंट्रीब्यूट टू मेक अ country or make a state developed, underdeveloped और developing. Clear? हमें इनकम इज़ सिर्फ और सिर्फ इनकम को ही ये कहना कि ये एडिक्वेट है इज़ रॉन्ग. अगर इनकम से ही हम डेवलपमेंट निकाल सकते तो हमारे लिए हेल्थ एंड एजुकेशन मैटर ही नहीं करती. इनकम के अलावा भी हमें लाइक पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट हो, राइट? हमारा जो इन्वायरमेंट हो वो पॉल्यूशन फ्री हो, हमारे पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो, हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल हो. दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट. ऑल्सो अनएडल्टर्ड हमारे यहाँ पे मेडिसिन्स मिले हमें, दैट इज़ अनएडल्टर्ड मेडिसिन्स मिले, प्रॉपर हेल्थ स्पेशलिटी अवेलेबल हो, इन्फेक्शियस डिसीज़ ना हो लोगों को. ऐसा हुआ कि मान लीजिए कोई ऐसी डिसीज़ हुई कि वो सबको होने लग गई. हमें इन्फेक्शियस डिसीज़ ना हो, हमारा इन्वायरमेंट इतना क्लियर होना चाहिए. ये सारी चीज़ें जो भी ये अलग एट्रीब्यूट्स हैं, ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली जब हम किसी भी लोकेलिटी में जब कलेक्टिवली काम होता है तभी हम इसको सिक्योर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी भी लोकेलिटी में मान लीजिए आपकी स्टेट में थेफ्ट केसेस बहुत ज़्यादा हैं, रॉबरी केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या वो डेवलप्ड जगह कहलाएगी? नहीं होगा. और ये इन चीज़ों को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? विद अ कलेक्टिव एफर्ट. हर एक घर के लिए एक सिक्योरिटी अरेंज करना मुश्किल है, जबकि एक लोकेलिटी के लिए 10 सिक्योरिटी इज़ क्वाइट एन ईजी टास्क.
एक और चीज़ है, मान लीजिए कि आपका एक विलेज है, आप एक विलेज में रहते हो, ठीक, और उस विलेज में आपके अलावा कोई भी एजुकेशन में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक, एक आप ही एक पर्सन हो जो कि एजुकेशन में इंटरेस्टेड हो, आपका ही फैमिली है, इसके अलावा कोई भी फैमिली को एजुकेशन में इंपॉर्टेंस नहीं जाती है, वो नहीं चाहते हैं कि लोग एजुकेटेड हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, देयर विल बी एन अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्कूल्स। जब वहाँ के लोग ही नहीं पढ़ना चाहते तो स्कूल्स नहीं होंगे, स्कूल्स अगर होंगे भी, बनना भी होगा तो एक बिल्डिंग होगी, वहाँ पे लोग नहीं जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको क्या क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, नहीं मिलेगी। देन यू विल हैव टू ट्रेवल अ लॉट ऑफ डिस्टेंस, फार डिस्टेंस, हमें क्या करना पड़ेगा, एक दूर डिस्टेंस को ट्रेवल करके एजुकेशन अटेन करनी पड़ेगी। लेकिन जो हम ये डिस्टेंस को अटेन कर रहे हैं, जो हम दूर जगह पे जा रहे हैं, उससे थकान, राइट, टाइम, ये सारा का सारा कंज्यूम हो जाएगा। तो हमें पढ़ने के लिए जो टाइम, जो हमें पढ़ने के लिए एनर्जी चाहिए, वो तो हमारे पास रहेगी ही नहीं ना, तो हमारा जो डेवलपमेंट है वो तो वहीं पे रुक गया। तो इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं, इन्हें ओवरकम करने के लिए क्या चाहिए, अ प्रॉपर PDS। PDS मीन्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, दैट इज़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्लियर? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब जो ये सारी की सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं, एजुकेशन में होती हैं, सीवेज प्रोग्राम से, ये सारा हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर में आता है। हेल्थ एंड अपार्ट फ्रॉम इनकम, तो अब हमें इतना समझ में आ जाना चाहिए कि इनकम के अलावा हमारे लिए हेल्थ एंड एजुकेशन, दीज आर द इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। ये दोनों ऐसे पैरामीटर हैं जो हमारे डेवलपमेंट को अटेन करने में हेल्प करते हैं। इन सारी चीज़ों को, इन दोनों को अटेन करने के लिए देखिए, एक हमारे में टर्म होता है HDR, दैट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP नाम की एक एजेंसी है, ये इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को प्रिपेयर करती है ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम, हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ अ कंट्री और स्टेट। किसी भी कंट्री का क्या इनकम लेवल है, वहाँ की कैसी हेल्थ सिचुएशन है, और वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, इन तीनों एट्रीब्यूट्स को कंपेयर करने के बाद, UNDP क्या करती है, उस कंट्री या नेशन का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर करती है। क्लियर? और ये जो प्रिपरेशन होता है, ये सारी की सारी इन तीनों एट्रीब्यूट्स को कंपेयर करने पे ही किया जाता है। ओके, आफ्टर दिस द टॉपिक दैट इज लेफ्ट इज अ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है टू सस्टेन और टू मेंटेन। हमने ये डेवलपमेंट तो ला लिया, चलिए ठीक है ना, हमारे यहाँ पर डेवलप हो गई, सारी चीज़ें डेवलप हो गई, हमारे पास बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, टेक्नोलॉजीज़ हैं, सब कुछ, वी आर फुली डेवलप्ड। बट what is more important is to maintain this development level in future too। क्लियर? हम आज डेवलप्ड है और हमने मान लीजिए अपने डेवलपमेंट के लिए सारे रिसोर्सेज को इतनी बुरी तरीके से यूज़ कर लिया कि हमारे रिसोर्सेज जो थे, जितने भी हमारे रिसोर्सेज थे, वो या तो फिनिश हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, या फिर रिप्लेनिश हो गए हैं, और दे बिकम डैमेज्ड। हमने इस डेवलपमेंट को अटेन करने के चक्कर में अपने रिसोर्सेज को इतनी बुरी तरीके से हार्म कर दिया कि या तो वो ख़त्म ही हो गए हैं या तो वो डैमेज हो गए हैं। क्या ऐसी सिचुएशन, ऐसा डेवलपमेंट हमारे लिए अप्रोप्रिएट है कि आज हम डेवलप्ड हैं लेकिन 10 साल बाद क्या होगा, हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं बचेंगे। बिना रिसोर्सेज के, बिना किसी संसाधन के हम सस्टेन नहीं कर सकते, हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो हमें अपना डेवलपमेंट इस तरीके से रखना चाहिए कि वो डेवलपमेंट आज ही ना रहे, बल्कि हमारी फ्यूचर जनरेशन में भी वो डेवलपमेंट कैरी फॉरवर्ड हम कर सकें। और इसको अटेन करने का एक ही तरीका है, दैट इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हम अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करें कि वो अभी तो हमारे काम में आए, लेकिन इसके साथ साथ वो फ्यूचर में भी मेंटेन रह सकें। हमने रिसोर्सेज पढ़े हैं, एक रिन्यूएबल होते हैं और नॉन रिन्यूएबल होते हैं। रिन्यूएबल यानी कि मान लीजिए हमारे पास ग्राउंड वाटर है, दैट इज़ रिन्यूएबल रिसोर्स,
वो वो कुछ टाइम के बाद अपने आप रिन्यू हो जाता है। लेकिन हम उस वाटर को, ग्राउंड वाटर को, सी वाटर को इतनी बुरी तरीके से फैक्ट्रीज़ हमने सेटअप कर दी। मान लीजिए हमने प्रोडक्शन ज़्यादा करना था, हमने फैक्ट्री सेटअप कर दी, कई सारी फैक्ट्रियाँ सेटअप हो गई हैं। अब वो क्या कर रही हैं, अपने सारे वेस्ट, जो उनका वेस्ट वाटर निकल रहा है उसे सी में, रिवर्स में डालते जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, सी और रिवर का वाटर, अंडरग्राउंड वाटर क्या होगा, डैमेज होगा, ख़राब होगा। क्लियर? दे विल बी फ्रेश एनीमोर, दे विल बी टॉक्सिक। तो उस पानी को तो हम नहीं क्लीन कर पाएंगे ना, राइट? तो हमें अपना डेवलपमेंट इस तरीके से करना चाहिए कि हम अपने रिसोर्सेज को प्रिजर्व कर सकें, कंजर्व कर सकें। ओके, वेल दैट वाज ऑन द चैप्टर विच वी कंप्लीटेड। इसमें अगर कोई भी आप लोग को डाउट हो तो हम जो ऑनलाइन क्लास करेंगे नेक्स्ट में, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।